और ये सभी को मालूम था कि अजीत दादा पवार बीजेपी में जाने वाले हैं। माननीय शरद पवार जी को भी पता था कि ये जाने वाले हैं, इसलिए सुप्रिया सुले जी को उन्होंने देश का कार्याध्यक्ष बनाया। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि प्रफुल्ल पटेल जी जैसे, छगन भुजबल जैसे लोग जो उनके राइट लेफ्ट हैंड कहे जाते थे, वो भी उनका साथ छोड़कर इस उम्र में चले गए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 साल में 3 बार शपथ ग्रहण हो रहा है और एक ही आदमी 3 बार उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है। अजीत दादा पवार जो सत्ता की उनकी जो चाहत है, जो भूख है ना, वो इस महाराष्ट्र को बर्बाद कर रही है। ये सब खेल जो खेला जा रहा है वो 2024 को लेकर के खेला जा रहा है। ये कोई सिर्फ सत्ता की महाराष्ट्र की राजनीति की बात नहीं है, क्योंकि पूरे देश में मोदी के खिलाफ जो माहौल बन रहा था 2024 के लिए, तमाम विपक्षी दल जो एक हो रहे थे, उसको कहीं न कहीं से उन्होंने ये सोचा कि इसको हवा निकाला जाए, इसकी काट रखा जाए। भिवंडी स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट विजन इंस्टीट्यूट है। धामनका नाके पर विजन क्लासेस से कोचिंग लेकर इस साल कई स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेहतरीन परसेंटेज से कामयाब हुए हैं। यहाँ पर 11th, 12th, कॉमर्स, नीट, जेईई और सीए फाउंडेशन के लिए कोचिंग दी जाती है। नीट और जेईई के लिए बैचेस बनाकर कोटा पैटर्न से पढ़ाया जाता है। विजन इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के लिए एसी क्लासरूम्स, सीसीटीवी, वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, डेली डाउट लेक्चर्स और वीकली टेस्ट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस साल भिवंडी में नीट, जेईई, एमएचटी, सीईटी जैसे एग्जाम्स में टॉप करने वाले कई स्टूडेंट्स विजन इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखते हैं। आज की जो पत्रकार परिषद ली गई है, वो महाराष्ट्र में काफ़ी बड़े पैमाने पे राष्ट्रवादी में जो फेरबदल हुए हैं, तो उसके कारण आज ये पत्रकार परिषद ली गई है कि हमारे कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भूमिका आने वाले समय में सबसे बड़ी भूमिका रहेगी और सबसे सीनियर पार्टी कहलाई जाएगी। और ये पहले से ही निश्चित था और ये सभी को मालूम था कि अजीत दादा पवार बीजेपी में जाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ वक्त का वो इंतजार देख रहे थे। माननीय शरद पवार जी को भी पता था कि ये जाने वाले हैं, इसलिए सुप्रिया सुले जी को उन्होंने देश का कार्याध्यक्ष बनाया। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि प्रफुल्ल पटेल जी जैसे, छगन भुजबल जैसे लोग जो उनके राइट लेफ्ट हैंड कहे जाते थे, वो भी उनका साथ छोड़कर इस उम्र में चले गए। ये बहुत ही दुखदाई बात है। अब हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी इंचार्ज एच.के. पाटिल जी कल मॉर्निंग की फ्लाइट से आ रहे हैं। विधान भवन में उन्होंने एक मीटिंग ली है कांग्रेस के जितने भी एमएलएज हैं उनकी, और आगे की भूमिका सभी सीनियर्स लोग मिलके उनके साथ तय करेंगे और शाम की फ्लाइट से वो दिल्ली जाके पूरा रिपोर्ट करेंगे। आने वाले 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस सबसे निष्ठावान और सबसे हमारे आमदार जितने भी हैं, सब एकजुट बंधे हुए रहने की उन्होंने आज ताकत दिखाई है। और मैं जो देख रही हूँ, मेरा भी कांग्रेस पार्टी के अंदर हर एक पदों पर 48 साल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस के जो आमदार हैं चुन के आए हुए,
वो निष्ठा के साथ राहुल जी गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे माननीय अध्यक्ष, हमारी माता तुल्य सोनिया जी गांधी, इनके साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के अध्यक्ष एक जुझारू नेता हमारे नाना पटोले जी, उनकी भूमिका बहुत अच्छी अभी है, उन्होंने बहुत मेहनत की है पार्टी को एकजुट रखने में। हमारे बाला साहब थोराट जी जो सीनियर लीडर हैं, अशोक चौहान जी माजी मुख्यमंत्री, सुशील कुमार शिंदे जी हैं, पृथ्वीराज चौहान जी हैं, ये सभी लोगों ने पार्टी को बांधे रखने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और अभी एक बड़ी ताकत के रूप में महाराष्ट्र के अंदर उभरेंगे। और हमारी मांगनी यही रहेगी कि महाराष्ट्र के अंदर अभी अपोजिशन का लीडर नाना पटोले जी को बनाया जाए। वो एक जुझारू नेता हैं। जो लोग गए हैं अजित पवार जी के साथ, जो लोग गए हैं उनके पीछे बीजेपी की जो कूटनीति थी वो ठीक है, ईडी के भरोसे, सीबीआई के भरोसे जो बीजेपी काम कर रही है, पूरे देश में कर रही है, महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में कर रही है, कि इन्होंने देश में कोई ऐसे काम नहीं करे। 9 साल की इनकी सरकार हो गई है सेंट्रल में, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी बदौलत जनता के बीच में जाके ये वोट मांग सके। ये बात सच है, ये भिवंडी का बहुत ज्वलंत मुद्दा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से भिवंडी के सभी पक्षों के जो लीडर हैं उनको आह्वान करना चाहती हूँ, उनको मैं बोलना चाहती हूँ, एक निवेदन करना चाहती हूँ कि ये भिवंडी का बहुत ज्वलंत मुद्दा है। हम यहाँ पर लीडरशिप करते हैं, हर पार्टी के लोग। भिवंडी की जनता जब त्रस्त है तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं। भिवंडी की जनता एक झोपड़पट्टी में रहने वाला कार्यकर्ता, रोज डेली मेरे पास फोन आते हैं अलग अलग एरिया से कि मैडम हम सिर्फ एक पंखा चलाते हैं, किसी के घर में तो पंखा भी नहीं है, एक बल्ब जलता है, उसके घर में भी 2000 का बिल आता है, अगर उसने नहीं भरा तो वो भी काट दिया जाता है। झोपड़पट्टियों में वो घूम रहे हैं इनके टोरेंट पावर के लोग, टोरेंट पावर हाउस के लोग, लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े पावर लूम के मालिक हैं, उनके बिल नहीं आते उतने और झोपड़पट्टी में रहने वाले को बिल आते हैं। ये क्या बात है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरा बिल 8000 आता था, 8 से 10 हुआ, 10 से 12 हुआ, 14 हुआ, 18 हुआ, पिछले महीने 20 भरा और इस महीने 32,000 का बिल आ गया। वही घर है, वही सब कुछ है। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि ये कैसे हो रहा है। तो क्या भूमिका रहेगी? नहीं, भूमिका यही रहेगी कि मैं सभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहती हूं कि भिवंडी का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। सभी लोगों ने आके एक कंबाइंड मीटिंग लेके और इसको जल्दी से जल्दी भिवंडी की जनता को, इस जो त्रस्त है इस टोरेंट के अत्याचारों से, उस पर उनको छुटकारा दिलाया जाए। सभी ने मिलके एक राय होकर इस टोरेंट को यहाँ से हटाया जाए। देखिए, जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है ऐसी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति बहुत साफ सुथरी राजनीति थी, आइडियोलॉजी की राजनीति थी, जो जिसके साथ रहता था वो रहता था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 साल में 3 बार शपथ ग्रहण हो रहा है और एक ही आदमी 3 बार उप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है। अजीत दादा पवार की जो सत्ता की उनकी जो चाहत है, जो भूख है ना, वो इस महाराष्ट्र को बर्बाद कर रही है। आपने देखा होगा कि पहले वो देवेंद्र फडणवीस जी के साथ जाके सुबह सुबह शपथ लेते हैं, बाद में वापस आते हैं, फिर शिंदे जी के साथ शामिल होते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं और 1 साल भी बगैर सत्ता के नहीं रह सकते, वापस से जाके शिंदे सरकार में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री बन रहे। लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं, ये सब खेल जो खेला जा रहा है वो 2024 को लेकर के खेला जा रहा है। ये कोई सिर्फ सत्ता की, महाराष्ट्र की राजनीति की बात नहीं है, क्योंकि पूरे देश में मोदी के खिलाफ जो माहौल बन रहा था 2024 के लिए, तमाम विपक्षी दल जो एक हो रहे थे
उसको कहीं न कहीं से उन्होंने ये सोचा कि इसको हवा निकाला जाए, इसकी काट रखा जाए, इसलिए वो तमाम लोग जिनके ऊपर ईडी का केस था, वो तमाम लोग किरीट सोमैया हसन मुशर्रफ के ऊपर रोज आरोप लगा रहे थे और आज वही हसन मुशर्रफ उसी भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे मंत्री बन रहे हैं। तो ये सारा खेल 2024 के लेके खेला गया है कि जो एक पूरा विपक्ष तैयार हो रहा था राहुल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में, तो उसको रोकने के लिए यह साजिश रची गई है, एक षड्यंत्र किया गया है और ये पत्ते बिछाए गए हैं। लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि इस देश में लोकतंत्र है और यहाँ जनता जो है पत्ते बिछाती है। जिस तरह से कर्नाटक में उनका खेल खराब हुआ है, जिस तरीके से कर्नाटक में जनता ने कांग्रेस को चुना है, यही 2024 में होने वाला है। ये सत्ता का खेल ईडी के जरिए जो हो रहा है वो ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कांग्रेस के एमएलए की, कांग्रेस के एमएलए के बारे में ये बात कही जाती है हमेशा, लेकिन डे वन से कांग्रेस के तमाम एमएलए एकजुट हैं, एक साथ खड़े हैं और कांग्रेस में कोई टूट फूट या किसी तरह की कोई न शंका है न आशंका है। आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक हो रही है और जो हालात है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे के साथ गए एमएलए ठाकरे साहब ने, जो उद्धव ठाकरे जी ने जो केस किया हुआ है, उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए 16 लोगों को। वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो ये सरकार अपने आप गिरने वाली थी, इसलिए ये तमाम षड्यंत्र ये भी किया गया है। और उम्मीद ये है कि शिंदे सरकार भी हफ्ते में शिंदे साहब मुख्यमंत्री पद से उनको जाना पड़ेगा और हो सकता है भाजपा किसी और को मुख्यमंत्री बनाए। ये सब खेल बहुत गंदा महाराष्ट्र में चल रहा है। महाराष्ट्र की जनता इसको बहुत अच्छे से देख रही है। जो माहौल इस प्रदेश में था, आज की डेट में अगर महाविकास अघाड़ी मिलकर चुनाव लड़ती तो 288 में से 200 से ज्यादा सीट जीत करके आने वाली थी। भाजपा को यही दिक्कत थी, इसीलिए उन्होंने ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स लगा के ये सत्ता का नया खेल शुरू किया है। यही है और कुछ नहीं। विरोधी पक्ष नेता को लेकर भी आपके सवाल नहीं, विरोधी पक्ष नेता कैसा होता है कि जो सबसे बड़ा दल विपक्ष में होता है उसे मिलता है। अब चूंकि अजीत पवार साहब बोल रहे हैं मेरे साथ इतने एमएलए हैं, पवार साहब बोल रहे मेरे पास इतने एमएलए हैं, वो हाउस में तय होता है और स्पीकर के सामने तय होता है। स्पीकर ही अपॉइंट करता है। अगर हमारे 44 एमएलए हैं, अगर राष्ट्रवादी ज्यादा रहेंगे तो बेशक विरोधी पक्ष नेता कांग्रेस का बनेगा। अगर पवार साहब खींच के लेके आ जाते हैं 45, तो फिर सीधी सी बात है फिर उनका रहेगा। ये तो नंबर का खेल है विरोधी पक्ष नेता का। वो हाउस में जब जिस दिन सदन चलेगा उसी दिन फाइनल होगा और ये स्पीकर के हाथ में होता है। हालांकि स्पीकर पे ही उंगली उठी है कि स्पीकर ने जो अभी तक किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, वो स्पीकर ही इलीगल है और जो भी व्हिप जारी हुई थी वो भी इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सरकार ही पूरी तरह से इलीगल है। ताल्लुक से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारी पार्टी हमेशा निष्ठा से और जनता के हित के लिए काम करती रही है, इसी तरह काम करती रहेगी। विधिमंडल की कल बैठक होने वाली है, वहाँ हमारे सीनियर लीडर जो बैठक लेंगे वो आने वाले दिनों में रणनीति तैयार होगी। भिवंडी शहर के बहुत से मसले हैं, साफ सफाई का मसला है। पिछले दिनों एक पत्रकार पाल जी थे जिन्होंने बहुत अच्छा मसला रखा था, साफ सफाई होती नहीं है, उन्होंने नाले में उतर के सफाई की। इस तरीके से शहर के अंदर आरोग्य का बहुत बड़ा मसला है। फजल हॉलीडेज की तरफ से अगस्त सितंबर अक्टूबर 2023 के लिए उम्रा पैकेज अनाउंस किया गया है, जिसमें उम्रा वीज़ा, रिटर्न टिकट्स, मक्का मदीना होटल स्टे, इंडियन मील, ट्रांसपोर्टेशन, फ्री लॉन्ड्री के साथ मक्का मदीना की ज़ियारत करवाई जाएगी। ये पैकेज सिर्फ 86,999 रुपये में आप हासिल कर सकते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से आप रब्ता भी कर सकते हैं या फिर मिरेकल मॉल के ग्राउंड फ्लोर की शॉप नंबर 15 में विजिट कर सकते हैं।